नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे साथियों, हमारे द्वितीय वर्ष का पेपर है, विज्ञान का पेपर है, विज्ञान शिक्षण। और ये आपका 60 अंकों का होता है। इसमें आपको पास होने के लिए 24 अंक की आवश्यकता पड़ेगी और इस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। थोड़ी सी जानकारी के लिए हम आपको बता दूं कि जो विज्ञान शिक्षण का पेपर है वो विद्यार्थी फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें कि जिनके पास 12th क्लास में मैथ साइंस थी, ठीक है, जिनके पास मैथ साइंस थी वो विद्यार्थी साइंस का पेपर चूज करेंगे अपने परीक्षा फॉर्म में, और वही पेपर परीक्षा में आपको देना है विज्ञान का। और जिनके पास 12th में आर्ट थी ना, वो विद्यार्थी एस का पेपर यानी सोशल साइंस का पेपर चूज करेंगे अपने फॉर्म में सेकेंड ईयर के में, और आपको वही पेपर फिर एग्ज़ाम में देना है, उसकी तैयारी करके जाए। तो मैंने आपको सारे पेपर करवा रखा है, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल। और पहले प्रश्न पर हम आते हैं, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए साथियों, ठीक है। खुराना क्लासेस ऐप पर आप लोग हर कोर्स को ज्वाइन करेंगे। प्रश्न है आपका कि दूरदर्शी यंत्र जो है हमारी, उसका आविष्कार किसने किया था। दूरदर्शी का मतलब होता है साथियों दूरबीन, ठीक है। और आप लोग सभी जानते हो दूरबीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो साहब ने दूरबीन के माध्यम से पूरे अंतरिक्ष के ग्रह, नक्षत्र, तारों को देखा था, ठीक है। तो दूरबीन के आविष्कारकर्ता कौन है, गैलीलियो साहब। अगला प्रश्न है, कई बार कई प्रश्नों में पूछा गया है, कई प्रश्न पत्रों में आया क्वेश्चन है ये, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को त्रिमुखी किसने कहा है। तो किसने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है। ध्यान रखना, इसका त्रिमुखी बैनर इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर आएगा शिक्षक, ठीक है, यहाँ आएगा विद्यार्थी और यहाँ पर आएगा पाठ्यक्रम, ठीक है, तीनों चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो कौन थी साथियों, पूछ रहा है इसमें भारतीय मूल की, तो पहली थी अपनी कल्पना चावला, ठीक है। ये कल्पना चावला थी प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। अगर आपसे पूछे अमेरिका मूल की, अमेरिकी भारतीय, ध्यान रखना, अमेरिकी भारतीय महिला कौन थी जो पहली बार अंतरिक्ष में गई थी, तो सुनीता विलियम। कौन है, सुनीता विलियम, याद रखना। इसकी कहानी ऐसे है कि सुनीता विलियम का जन्म था वो अमेरिका में हुआ था। इनके माता पिता जो थे भारतीय थे, इसलिए ये अमेरिकी भारतीय महिला कहलाती है, जो हमारे भारत की तरफ से कहाँ पर गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। तो ये दूसरी महिला थी और दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगर अंतरिक्ष यात्रियों में नाम पूछा जाए तो तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर थे हमारे राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा। पहले अंतरिक्ष यात्री भारत के कौन थे, राकेश शर्मा थे भाई, ध्यान रखना आप लोग, ओके। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को अपने विचार प्रकट करने के लिए जिंदा जला दिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को अपने विचार प्रकट करने के लिए जिंदा जला दिया गया था। तो आंसर होगा आपका बूनो। ये बूनो एक वैज्ञानिक थे जिनको जिंदा जलाया गया था। अगला प्रश्न है पांचवा, सक्रिय अधिगम का पहला सोपान कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे सक्रिय सोपान के प्रमुख सोपान कौन कौन से सक्रिय अधिगम के। तो एक तो है मौन वाचन, दूसरा है मानस चित्रांकन और तीसरा है सारांशीकरण। तो ये सभी उपरोक्त सभी डी आंसर होगा इसमें। सक्रिय अधिगम का प्रमुख सोपान, ये सभी आपके सोपान हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस। इसको हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बिजली घर भी कहा जाता है साथियों, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा रोटेट हो जाता है मोबाइल कभी कभी। अगर बात करें आपसे कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, ठीक है, मृत कोशिका की खोज की थी, है ना। अगला प्रश्न है आपका, किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो भाई साहब आपके नौशादर कपूर, ध्यान रखना, नौशादर कपूर, ठीक है, ये सभी में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती क्या है,
इसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है अगर उसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो सीधा या ठोस से किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा, ध्यान रखना। और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदलेगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन के जो पदार्थ हैं उनमें द्रव का गुण नहीं पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 8वां, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो ध्यान रखना, वैधता का जो गुण होता है उसके कारण परीक्षा पेपर में शुद्धता रहती है। वैधता का मतलब होता है कि कोई प्रश्न जिस उद्देश्य से बनाया गया है वह उस उद्देश्य को पूरा करे। जैसे विज्ञान का पेपर है तो उसमें केवल विज्ञान के ही प्रश्न होने चाहिए, किसी अदर सब्जेक्ट के ना हो। तो उद्देश्य को अगर कोई भी प्रश्न पत्र पूरा कर रहा है तो वो हमारा वैध प्रश्न पत्र होगा और वही हमारी परीक्षा का एक स्पेशलिस्ट गुण है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है, बौद्धिक और संवेगी। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है विज्ञान क्लब के 2 उद्देश्य। विज्ञान क्लब के 2 उद्देश्य याद रखने हैं, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11वां, CNG का पूरा नाम। CNG का पूरा नाम है साथियों LPG, CNG को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपसे पूछिए LPG का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये भी ध्यान रखना है आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्यचर्या किसे कहते हैं? पाठ्यचर्या किसे कहते हैं? तो पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम तो उसका एक अंश मात्र है। यानी पाठ्यचर्या विस्तार है और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के अंदर स्थित होता है। सामान्यतः पाठ्यचर्या को उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षक व छात्र द्वारा गतिविधियों एवं मूल्यांकन के समग्र रूप में समझा जाता है। अगला प्रश्न है, विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विसरित परावर्तन को सुनिए आप लोग। जब समांतर किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर परावर्तित होती हैं तो परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती, ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये हमारा कोई पृष्ठ है, इस पर हमारी किरणें आती हैं, ठीक है। अब किरणें इस खुरदरे पृष्ठ पर आई और उसके बाद परावर्तन के बाद में ये समांतर नहीं जाती, कोई कहीं जा रही है ऐसे, फिर आई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे आ रही है, ऐसे चली गई। तो मतलब इनके बीच में कोई भी है ना डिस्टेंस जो है, परावर्तित किरणों के बीच में डिस्टेंस समान नहीं होगा। तो वो है हमारा विसरित परावर्तन, यानी कि फैल जाती हैं किरणें। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब समांतर किरणें किसी भी चिकने पृष्ठ पर परावर्तित गिरती हैं या परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के बाद वो समांतर हो जाती हैं, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ये हमारा कोई चिकना पृष्ठ है, इस पर कोई किरण आई तो यहाँ से इस दिशा में लौटेगी, फिर यहाँ से कोई इस तरह किरण आई, फिर यहाँ से लौटेगी, ठीक है, फिर यहाँ से किरण आई इस तरह लौटेगी। तो देखिए इनके बीच में एक समान गैप है, ठीक है। तो ये होता है नियमित परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान के गुण एवं दोष। ये प्रश्न कई बार पूछा गया साथियों। सतत व्यापक मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान के अनुसंधान जो है यानी कि पेडागोजी होती है, ये प्रश्न आपको हर पेपर में मिलेंगे। तो अनुसंधान के गुण और दोष देखिए। गुण है हमारे, कई अच्छे गुणों का विकास करता है, अनुशासन बनाने में सहायक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, व्यक्तिगत शिक्षण में उपयोगी है, अध्यापक व विद्यार्थियों के बीच में संबंध भी बनाता है। क्या? अनुसंधान। इसके दोष की अगर बात करें, इसकी कमी क्या है, तो यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है छोटी कक्षाओं के लिए। कहने का मतलब ये बड़ी कक्षाओं में काम में ली जाती है। उन्नति में बाधक होती है, समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है इसके अंदर। इस विधि में त्रुटिपूर्ण निर्णय की संभावना रहती है, यानी कि अक्सर इसका आंसर जब इस विधि से हल करते हैं तो अक्सर गलत हो ही जाता है। इस विधि के लिए अनुभवी अध्यापक नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। 8वां में आपका प्रश्न है, प्रायोजना विधि का अर्थ एवं उसकी विशेषता। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है रीट की दृष्टि से भी साथियों। कोई पूछ ले कि प्रायोजना विधि के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम किलपैट्रिक है। कौन है?
विलियम किलपैट्रिक साहब। छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछे कि प्रायोजना शब्द किसने दिया, तो याद रखना रिचर्डसन ने दिया, है ना। रिचर्डसन ने सबसे पहले प्रायोजना शब्द को दिया। प्रायोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान और इतिहास में सहज संबंध बताइए। विज्ञान का इतिहास के साथ क्या संबंध है? तो इतिहास में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना बहुत ही उपयोगी है। कुछ महत्वपूर्ण खोजों और आविष्कारों को कई प्रसिद्ध सम्राटों को शासन में हुई थी, यानी कि कुछ खोजें ऐसी हुई थी जो बहुत सारे सम्राटों के काल में हुई थी साथियों, है ना, जिन्होंने विज्ञान को आश्रय दिया। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में वैज्ञानिक क्षेत्र में जर्मनी ने नेतृत्व प्राप्त कर लिया। कई वैज्ञानिक चीज़ों के निर्माण पर एक छत्र शासन जमाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया। मनुष्य की कहानी, धरती की कहानी, पहिए की कहानी आदि विषयों के लिए विज्ञान और इतिहास का समवाय यानी संबंध बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएं। देखिए भाई, अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषताएं हैं, ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, अपनी सीरीज में से उठाना है प्रश्न और पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वां, ओजोन परत को बचाने के 2 उपाय बताइए। ओजोन परत क्या है साथियों, कि जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, ये है ना, बहुत हानिकारक किरणें होती हैं। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या के कारण यातायात साधनों में बेहताशा वृद्धि हुई है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल आदि का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है और इससे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ हमारी ओजोन परत को क्षति पहुंचाते जा रहे हैं। ओजोन परत को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें से मैं 2 प्रयास आपको बता रहा हूँ। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे पेट्रोल डीजल ईंधन के स्थान पर हमें वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे CNG का सबसे ज़्यादा उपयोग करें। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग बिल्कुल भी कम से कम करें, बिल्कुल ना करें या फिर करें तो कम से कम। अब आपको ध्यान रखना है, जो रेफ्रिजरेटर होता है ना साथियों हमारा, उसमें CFC ही गैस आती है, ठीक है, जो परिशीतक के रूप में काम आती है ना। 8वां में आपका प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का महत्व, ठीक है, पढ़ के जाएंगे आप लोग। पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम में अंतर बताइए। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर आपको बताना है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ के जाना है अपनी सीरीज में से। प्रश्न में आपको बता रहा हूँ कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, तो देखेंगे शिक्षण की प्रक्रिया में 3 घटक इंपॉर्टेंट हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। और यही हमारी जॉन डेवी ने बताए थे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों शामिल होते हैं और एक दूसरे के साथ में सह संबंधित हैं। इन तीनों ही घटकों की पारस्परिक क्रिया में शिक्षा निहित है ना। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक व छात्र के मध्य अंतःक्रिया पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है। अब पाठ्यक्रम के उद्देश्य देखिए। पाठ्यक्रम को बालक की चिंतन, मनस, तर्क वितर्क, विवेक शक्ति एवं निर्णय शक्ति आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए, ऐसा बनाएं। पाठ्यक्रम को ज्ञान अनुसंधान की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अन्वेषकों का सृजन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित सभी अवस्थाओं तथा योग्यताओं का विकास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका आता है, बाष्पोत्सर्जन क्या है। 18वां प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन क्या है, समझाइए। तो पत्तियों के द्वारा जल बाष्प का उत्सर्जन होना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पेड़ की जो पत्तियां होती है ना, उनसे जो बाष्प का उत्सर्जन हो रहा है वो कहलाएगा बाष्पोत्सर्जन। एक प्रयोग करेंगे, जैसे हमने कोई गमला लिया साथियों, थोड़ा सा रोटेट हो गया है। हमने कोई गमला लिया, एक प्रयोग कर रहे हैं। एक गमले में लगे पौधे को कांच की प्लेट पर रख करके उसे बेल जार से ढक दो। बेल जार के मुख पर वैसलीन लगा दो ताकि वायु और बाष्प का विनिमय नहीं हो। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि बेल जार की भीतरी सतह पर कुछ जल की बूंदें दिखाई देंगी और यही बूंदें क्या कहलाती हैं, जल व बाष्प में बदल जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका भित्ति की संरचना और उसके कार्य। कोशिका भित्ति की संरचना आपको बनानी है और कोशिका भित्ति के आपको कार्य
ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला हमारा प्रश्न है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और मूल्यांकन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। चलिएगा, मूल्यांकन देखिए आप लोग, यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य देखेंगे, मूल्यांकन का सीधा संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से प्राप्त होता है, शैक्षिक उद्देश्यों से होता है, अतः शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करना चाहिए। सेकंड उद्देश्य, मूल्यांकन को अंततः न समझकर इसे दूसरी वस्तुओं या प्रत्ययों की प्राप्ति का साधन मानकर चलना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्णय एवं मूल्य अत्यंत आवश्यक है, अतः शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर वस्तुनिष्ठ व परिपक्व निर्णय होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रुटियों से बचने के लिए अत्यंत सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। अथवा में आपका प्रश्न है, प्रायोगिक कार्य में मूल्यांकन का क्या महत्व है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, जरूर पढ़ के जाएं। अगला हमारा प्रश्न है 20वां, देखेंगे, आगमन तथा निगमन विधि के गुण और दोष। देखिए भाई, अच्छा प्रश्न है ये। आगमन विधि की बात करें तो सबसे पहले इसके गुण देखिए। यह छात्रों में मानसिक विकास करती है। इस विधि में छात्र स्वयं सक्रिय होता है और नया ज्ञान प्राप्त करके आत्मसंतोष प्राप्त करता है। यह एक स्वाभाविक विधि है और वैज्ञानिक विधि है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब हम आगमन विधि के दोष देखेंगे। यह विधि कभी कभी छात्रों को दूषित और गलत निष्कर्षों की ओर ले जाती है। ज्ञान प्राप्ति करने की प्रगति बहुत धीमी होती है। इसमें बालक इस सिद्धांत में पहुंचने पर बहुत समय लेता है, यानी समय अधिक लगता है। इस विधि की सफलता के लिए एक अध्यापक को काफ़ी परिश्रम और समझदारी की आवश्यकता होती है, यानी टैलेंटेड टीचर चाहिए इसके लिए। और वयस्कों के लिए इस विधि का प्रयोग अमनोवैज्ञानिक है, यानी छोटे बच्चों के लिए काम आती है। अब बात करते हैं हम निगमन विधि की। तो इसके गुण देखिए। इस विधि के प्रयोग से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। निगमन विधि द्वारा बालक शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस विधि के द्वारा बालक के कक्षा के सभी बालकों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयोगी है। निगमन विधि के दोष। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, मूर्त से मूर्त की ओर चलती है। ये शिक्षण सूत्र होते हैं इसमें, और इसका उल्टा कर दो आगमन का बन जाएगा। भौतिक शिक्षण में छोटे छोटे बालकों की रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, उनका विकास करती है। निगमन विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क का स्थायी अंग नहीं बन पाता है, यानी कि निगमन विधि जो है ये रटंत प्रणाली पर जोर देती है, जबकि आगमन विधि क्या करती है, खोज करके यानी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर बल देती है। दोनों में अंतर है ये। अथवा में प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिएगा। ये प्रश्न भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विज्ञान का अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है। तो ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई विज्ञान का गणित के साथ संबंध देखिए। विज्ञान का गणित के साथ संबंध, गणित की सहायता के बिना बहुत से वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों की पुष्टि नहीं की जा सकती। प्रकाश संबंधी बहुत से नियमों को सिद्ध करने के लिए रेखा गणित का सहारा लेना पड़ता है। नए वैज्ञानिक तथ्यों की खोज सांख्यिकी के बिना करना असंभव है। अब विज्ञान का संबंध इतिहास से देखें। विज्ञान का इतिहास विज्ञान के अध्यापन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैज्ञानिक अनुसंधान जो भूतकाल में किए जा चुके हैं इतिहास का विषय बन जाते हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व हो जाता है। हम बात करें विज्ञान का संबंध साहित्यिक भाषा से। विज्ञान तथा साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य तथा भाषा के प्रयोग से ही वैज्ञानिक खोज की बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। विज्ञान के अन्वेषण का सही वर्णन शुद्ध भाषा तथा सही शब्दों के द्वारा किया जा सकता है। विज्ञान का स्वास्थ्य विज्ञान के साथ संबंध। स्वास्थ्य विज्ञान हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करता है।
शरीर के आंतरिक अंगों की सही प्रकार से कार्य करने के लिए भोजन और दवाइयों की जानकारी स्वास्थ्य विज्ञान से ही दी जाती है। विज्ञान का ज्योग्राफी के साथ संबंध देखिए भूगोल के साथ। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की सहायता से किया जाता है। दिन रात बनने के चक्र को भी हम विज्ञान की सहायता से स्पष्ट करते हैं। विज्ञान का कला के साथ संबंध। विज्ञान के सभी उपविषयों में छात्रों से आशा की जाती है कि वे सुंदर चित्र बनाने के योग्य हों। विशेष रूप से जीव विज्ञान के पाठों में सुंदर चित्र का अपना महत्व होता है। भौतिक शास्त्र व रासायनिक शास्त्र में भी चित्र बनाने पड़ते हैं। यह तभी संभव है जब व्यक्ति को चित्रकला का अच्छा ज्ञान हो। अथवा में आपका प्रश्न है, बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिएगा। तो ये भी प्रश्न आप लोग पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22वां, समाज में विज्ञान का क्या महत्व है, विज्ञान पर समाज के प्रभाव को समझाइए। तो देखिए भाई, समाज में विज्ञान का महत्व, विज्ञान तथा समाज के संबंध पर विचार किया जाए तो यह एक प्राचीन संबंध है जिसे हम वर्तमान समय तक विभिन्न रूपों में देखते आए हैं। प्राचीन समय का समाज भी विज्ञान के महत्व को स्वीकार करता है। जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को हम इसलिए देखने से मना किया जाता है कि उससे पाप लगता है। प्राचीन समय में क्या होता कि भाई चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे पाप लगता है। यह प्राचीन अवधारणा थी। विज्ञान के अनुसार अगर माना जाए तो इसका प्रभाव है कि हमारी आंखों की इससे रोशनी प्रभावित होती है और यह इस प्रकार सिद्ध होता है कि विज्ञान और समाज का भी प्राचीन संबंध है। विज्ञान ने घरेलू जीवन, मनोरंजन, यातायात, दूरसंचार, संस्कृति व आर्थिक सभी स्रोतों को प्रभावित किया है जो निम्नलिखित हैं। घरेलू जीवन में प्रकाश, चूल्हा, हीटर, कूलर, पानी निकालने की मोटर, अन्य उपयोगी काफ़ी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। ये सब साइंस के द्वारा हुआ है। विज्ञान के द्वारा समाज को भ्रम और अंधविश्वासों से छुटकारा भी मिल रहा है। विज्ञान ने आज परमाणु बमों का निर्माण करके युद्धों द्वारा मानव को विनाश के कगार पर लाकर भी खड़ा कर दिया है। विज्ञान के द्वारा आज हमारी चिकित्सा क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। शिक्षा को विज्ञान ने उन्नत बना दिया, तो ये विज्ञान के महत्व है। अगला अथवा में आपके प्रश्न है 2, याद रखने साथियों। मानव जीवन को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार से प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए। ये प्रश्न भी आपको पढ़ के जाना है। अगला है समस्या समाधान विधि पर एक लेख लिखिए। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, ये कई पेपरों में। तो समस्या समाधान विधि कई पेपरों में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। आपका अंतिम प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाइए। तो भाई विद्युत धारा क्या होता है, देखिए अब आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी स्थान पर विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जैसे अब मैं बात करूं, विद्युत धारा का सूत्र होता है I = Q/T। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमारे T सेकंड में Q कूलाम अगर हमारे आवेशित हो रहे हैं किसी तार से, तो वो हमारे कहलाएगी विद्युत धारा की मात्रा। ध्यान रखेंगे आप लोग, विद्युत धारा का मात्रक जो है वो होता है, देखो Q किसका मात्रक है, कूलाम का। ठीक है, ये आवेश है तो आवेश Q है तो इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, और T क्या है, समय, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका क्या बना भाई, इसका मात्रक बना कूलाम/सेकंड। और इसको क्या नाम दिया था, एम्पियर। क्या नाम दिया था बाद में, एम्पियर नाम दिया था। ये एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर दिया गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, विद्युत धारा की खोज एम्पियर ने की थी। आवेश का मात्रक कूलाम है, समय का मात्रक सेकंड है, तो दोनों को क्या बना, I का मतलब होता है विद्युत धारा। ठीक है, तो ये हमारा बना कूलाम/सेकंड यानी एम्पियर। विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे एक प्रैक्टिकल के द्वारा। हम एक 10 से 15 सेंटीमीटर एक लोहे की छड़ लेते हैं, है ना। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा तार इस लोहे की छड़ पर हम चढ़ा देते हैं। ठीक है ना भाई, एक तार लेते हैं 50 सेंटीमीटर लंबा, एक कील लेते हैं 10-15 सेंटीमीटर की। जो तार होगा हमारा तांबे का,
उस पर एक विद्युत रेतवी लेप चढ़ा होता है। अब इस तार के दोनों सिरों को रेत माल से रगड़ करके विद्युत रोधी जो एनेमल चढ़ा होता है तार पर, उसको हटा देते हैं। अब इस कील पर तार के लगभग 40 से 50 फेरे लगाओ। जैसे ये हमारा तार है, ठीक है, इस पर मैंने इस तरीके से इसको रोटेट कर दिया और ये 2 सिरे बना दिए, है ना। अब क्या होता है, अब इन दोनों सिरों को एक सेल कुंजी से हम जोड़ देते हैं। एक को हम क्या लगा दें, चटकनी लगा देते हैं कुंजी, और एक हम सेल लगा देते हैं, है ना, और एक परिपथ तैयार कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा कील है, इस पर हमने चढ़ाया इस तरीके से। ये वाला एक सिरा ये है, यहाँ पर हमने एक कुंजी लगा दिया, ठीक है भाई, ये हमने कुंजी लगाया और यहाँ पर हमने इसको जोड़ा। यहाँ पर हमारा एक सेल है, ये सेल का प्रतीक होता है छोटा वाला, है ना, इस तरीके से। तो ये सेल का प्रतीक होता है, ये माइनस कर लो इसको, ये प्लस कर लो, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। जब सेल में विद्युत धारा नहीं होती है उस टाइम पे, तो कील से आलपिन बिल्कुल नहीं चिपकेगी। एक की आलपिन लेके जाएंगे उस तार के पास में, फेरे जो लिपटे हुए हैं, है ना, तो वो आलपिन नहीं चिपकेगी, क्योंकि उस समय पर जो कील है उसमें विद्युत धारा नहीं बह रही है। लेकिन जैसे ही हम कुंजी को दबाते हैं तो विद्युत धारा प्रभावित होने लगेगी, तो आलपिन कील के पास ले जाएंगे ना तो वो चिपक जाएगी, ठीक है ना। अब कील चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है और यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रकार बने चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसे विद्युत क्रेन, ये एग्जाम्पल हैं। विद्युत घंटे, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य कर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अथवा में आपका प्रश्न है, ऊतक किसे कहते हैं? उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार के ऊतकों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना भाई। ऊतक पूछा जा सकता है ये, और विद्युत धारा वाला भी पूछा जा सकता है। इनमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, दोनों में से। तो चलिएगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हुआ कंप्लीट पेपर आपका। थैंक यू सो मच।